नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते हैं सब ने बड़ी शान से तिरंगा फहराया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर पश्चिम बंगाल से जो खबर आई, जो तस्वीरें आई, वो शर्मसार करने वाली हैं। ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर रेप के बाद हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स पर हमला हुआ। आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई। हॉस्पिटल में मौजूद नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स को रेप की धमकी दी गई। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। हमला करने वाली भीड़ ने हॉस्पिटल के उस सेमिनार हॉल में घुसने की कोशिश की जहां रेजिडेंट डॉक्टर की लाश मिली थी। सैकड़ों की भीड़ ने रात के अंधेरे में हमला किया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक उत्पात मचाया और कोलकाता की पुलिस मौके से भाग गई। पूरी घटना के वीडियो मौजूद हैं। दंगाइयों की सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब तक किसी को यह नहीं मालूम कि हमला करने वाले कौन थे, उनका मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसने भेजा था। हालांकि अब कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने कह दिया जो कुछ हुआ उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया ने डॉक्टर की हत्या के केस में कोलकाता पुलिस पर इल्जाम लगाए, मामले को इस तरह पेश किया जिससे लोगों में गुस्सा हुआ। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भूल गए कि उनके बारे में हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा था। अब वो कह रहे हैं कि दंगा करने वाले आम लोग थे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये राम और वाम का काम है, यानी बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज का, जो बंगाल में अशांति और अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता इसे ममता की पार्टी की करतूत बता रहे हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। दंगाइयों ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर हमला किया, उनके मंच को तोड़ डाला, तो क्या भीड़ का मकसद प्रोटेस्ट करने वालों को डराना था, प्रदर्शन करने वालों को वहां से हटाना था, प्रोटेस्ट को खत्म करना था। भीड़ ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, सेमिनार हॉल में घुसने की कोशिश की। क्या भीड़ का इरादा हत्या के सबूत मिटाना था? फिर सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जो हत्या के सबूत मिटाना चाहता है? क्या भीड़ का मकसद किसी बड़े आदमी को बचाना था? क्या इसके पीछे कोई पावरफुल शख्स है? और अगर है तो वो कौन है? उसका इस सारे केस से क्या लेना देना है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश के डॉक्टर सड़कों पर हैं, हॉस्पिटल के सामने धरना चल रहा है, इतनी सेंसिटिव जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? दंगाइयों के हमले के वक्त पुलिस गायब क्यों हो गई? इस हमले में कोलकाता पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इन सब पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कल आधी रात के बाद आरजीकर मेडिकल पर हुए हमले की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाए कि हमला करने वाली भीड़ ने कैसा तांडव किया। असल में कोलकाता में कल रात डॉक्टर्स, नर्सेज और आम लोगों ने रिक्लेम द नाइट के नाम से प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया था। रात में करीब 12 बजे जुलूस को आरजी मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर श्याम बाजार तक जाना था। इस प्रोटेस्ट मार्च का मकसद रात के वक्त महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की डिमांड करना था। प्रोटेस्ट मार्च शुरू होता उससे पहले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई। वो लोग नारे लगाने लगे। इस भीड़ ने पहले तो प्रोटेस्ट करने वालों का रास्ता रोक लिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और इसके बाद उसी भीड़ में से सैकड़ों लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए। बैरिकेड तोड़कर दंगा करने वालों की भीड़ सीधे उस जगह पहुंची जहां प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स का मंच बना हुआ था। दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहां जो डॉक्टर्स इकट्ठा थे उन्हें इन गुंडों के डर से जान बचाकर भागना पड़ा।
जब दंगाइयों ने डॉक्टर्स का मंच तोड़ दिया तो वो हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़े। उन्होंने सीधे ग्राउंड फ्लोर पर बने इमरजेंसी वार्ड का रुख किया। वहां काम कर रहे लोगों से मारपीट शुरू कर दी। आरजीकर हॉस्पिटल में 2 इमरजेंसी वार्ड्स हैं, एक पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए। हॉस्पिटल पर हमला करने वालों ने दोनों इमरजेंसी वार्ड्स को निशाना बनाया। वहां लगे मेडिकल इक्विपमेंट को तोड़ डाला, एमआरआई मशीन को बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल में लगे कंप्यूटर्स को तहस नहस कर दिया। टेबल, कुर्सी, यहां तक प्रिस्क्रिप्शन की जो फाइल्स रखी थी उन्हें भी नहीं छोड़ा। दंगाइयों ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदसलूकी की। सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखकर हॉस्पिटल स्टाफ सदमे में था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमलावरों को कैसे रोकें, मरीजों को कैसे बचाएं, अपनी हिफाजत कैसे करें, क्योंकि गुंडों की भीड़ तो आउट ऑफ कंट्रोल थी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो गार्ड तैनात थे, पहले उन्होंने दरवाज़ा बंद करके भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स की बुरी तरह पिटाई की गई, दरवाजे तोड़ दिए गए। हैरानी की बात यह कि इस मौके पर करीब 1 दर्जन पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भीड़ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। पुलिस वाले भीड़ के पीछे पीछे दौड़ते दिखाई दिए। इमरजेंसी के बाद ये हमलावर मेडिसिन डिपार्टमेंट में घुस गए। वहां रखी दवाओं को उठाकर फेंक दिया। हॉस्पिटल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दंगाइयों को जो भी सीसीटीवी कैमरा दिखा उन्होंने उसे भी तोड़ डाला। इसके बाद हमलावर हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। वहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है। दंगाइयों की भीड़ ने सीसीयू में घुसकर वहां भी तोड़फोड़ की। कुछ लोग डॉक्टर्स के चेंजिंग रूम में घुस गए, वहां रखे सामान को उठाकर फेंक दिया। इन गुंडों के आगे हॉस्पिटल का स्टाफ, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज सब लाचार थे। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने दंगाइयों से अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में जहां जगह मिली वहां छुपकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जो पुलिस वाले मौजूद थे वो मौके से भाग गए। कुछ पुलिस वालों ने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। 1 बजे का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया। वहाँ पर तोड़ फोड़ आरम्भ किया। यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, वो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। तो इतना आदमी है, हम लोग 10-12 आदमी पुलिस दे, हम लोग नहीं सके। हम लोग चला गया अंदर में, अब तोड़ फोड़ करने लगे। इमरजेंसी जो परिसेवा है यहाँ एक सारी तोड़ दिया कल। हाँ, पूरा तोड़ दिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है वहाँ पर। ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है। सिस्टर लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन तोड़ दिया। चेयर टेबल जो है, कंप्यूटर है, सब कुछ तोड़ दिया। एक भी नहीं है, कोई भी चीज अच्छा नहीं है। ये लोग तो मिसिल करके आया, अंदर में घुस गया। अरे कौन है पहचाना? सीसीटीवी भी तोड़ दिया। एक भी सीसीटीवी नहीं है। सीसी कैमरा जितना है सब तोड़ दिया। ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड, उसके बाद क्रिटिकल केयर यूनिट में तोड़फोड़। ये सब करने के बाद दंगाइयों की भीड़ 2nd फ्लोर तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि भीड़ जल्दी से जल्दी 4थी मंजिल पर पहुंचना चाहती थी, ताकि उस सेमिनार रूम तक पहुंच सके जहां लेडी डॉक्टर से बलात्कार के बाद उसकी जघन्य हत्या की गई थी। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां मौजूद लोगों ने 2nd फ्लोर का दरवाजा बंद कर दिया। কালকে আমরা ছিলাম না, নাইট ডিউটিতে যারা ছিলেন তারা বলতে পারবে। আমরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যারা নাইট ডিউটিতে ছিলেন তারা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে না কেউ ঢুকতে পারে। डर लग रहा था तब? डर तो सभी को लगेगा, इतना सारे आदमी आएगा, डर नहीं रहेगा। तो डर के मारे ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा बंद कर दी गई थी ट्रॉमा केयर सेंटर का, तभी जाके ये ट्रॉमा केयर सेंटर बची। आरजीकर हॉस्पिटल में कल रात जो कुछ हुआ वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। जिस भीड़ ने हॉस्पिटल पर हमला किया उसमें शामिल लोगों को हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी थी। वो एक एक फ्लोर से वाकिफ थे। उनको पता था पुलिस कहाँ है, कितने लोग सिक्योरिटी में तैनात हैं। दंगाइयों का पूरा प्लान तैयार था। पहले प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के घटनास्थल पर हमला करना था, डॉक्टर्स को डराना था, फिर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करके सबूतों को बिठाना था और लौटते वक्त
अगर पुलिस ने रोकती या रास्ते में कोई रुकावट आती तो उसे खत्म करना था। ये सारे काम इसी सीक्वेंस में किए गए। दंगाइयों की भीड़ ने लौटते वक्त बैरिकेड के करीब खड़ी पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए और इन गाड़ियों को पलट दिया। यह पूरा हंगामा करीब 1 घंटे तक चला। भीड़ में शामिल ज्यादातर दंगाई भाग गए। इसके बाद पुलिस फोर्स पहुंची। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। फिर टीयर गैस के शेल्स छोड़े गए, लेकिन पुलिस का ये एक्शन सब कुछ गुजर जाने के बाद, सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीटने जैसा था। दंगाई तो अपना काम करके भाग चुके थे। पुलिस ने जो टीयर गैस शेल छोड़े उससे प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की सांसें जरूर घुटने लगी। इसलिए इस हमले के बाद जो 10-20 डॉक्टर्स वहां मौजूद थे उन्हें भी भागना पड़ा। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी कहा, जिस तरह कल रात प्रोटेस्ट साइट पर अटैक हुआ, जिस तरह हमला करने वाले चौथी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उससे क्लियर था उनका मकसद रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के सबूत मिटाना था। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिकेत महतो ने कहा, हमला करने वाले 2 टारगेट लेकर आए थे, सबूत मिटाना और आंदोलन खत्म करना। वो लोग प्रोबेबली बाहर से कैसे आए थे पता नहीं, लेकिन हमारा इन फ्रंट ऑफ द गेट में जैसे आए थे वो चल के ही आए थे। प्रोटेस्ट चल रहा था। हम लोगों का जो सिंपल फीमेल प्रोटेस्ट मार्च था सेम बाजार तक, वो हम लोग रैली अरेंज कर रहा है इस जगह पे। एंड आफ्टर दैट दे आर टेलिंग दैट जे हम लोग पुलिस को बोले जे आप थोड़ा एस्केलेट कर दीजिए तो फिर हम निकल सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं आया, तो हम लोगों का सस्पिशन हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा जे ठीक है, लेकिन सडन माने गुंग्स ऑफ गैंग्स ब्रेक द बैरिकेड्स एंड एंटर द हॉस्पिटल एंड टोटली वैंडलाइज दैट होल द हॉस्पिटल। नॉट ओनली इमरजेंसी, उसका फर्स्ट फ्लोर में ENT है वो भी वैंडलाइज कर, उधर ट्रॉमा है वैंडलाइज किया गया है, गायनी जो है वैंडलाइज कर रहा है, और हमारा प्रोटेस्ट जो मंच था वो तो आप देख ही सकते हैं। टोटल फेलियर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। वी रिपीटेडली कॉल देयर जे रुकिए इस मॉब को। वो सिर्फ इमरजेंसी में जाके नहीं रुके, वो अंदर भी गए। क्या वो चौथी मंजिल पे पहुंचना चाहते थे? हाँ, ये जघन्य घटना घटी। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। हम लोगों भी ये बोलना चाहते हैं जो है ये होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जो ये वेल कंस्ट्रक्टेड जो मूवमेंट है इसको डिस्ट्रॉय करने का उस लोगों का मोटिव था। वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज ने कल रात के हमले की जो डिटेल दी वो दिल दहलाने वाली है, चौंकाने वाली है। कल रात हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाली नर्सेज ने बताया, जब हमला करने वाले लोग सेकंड फ्लोर से आगे नहीं बढ़ सके तो उनका गुस्सा भड़क गया। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ नर्सेज के हॉस्पिटल की तरफ आई और वहां हमला बोल दिया। नर्सेज के साथ मारपीट की गई और ये धमकी दी गई कि आज तो सिर्फ तोड़फोड़ करके जा रहे हैं, कल आएंगे और नर्सेज के साथ रेप करेंगे। नर्सेज ने बताया वो ये देखकर और ज्यादा घबरा गई, डर गई। उन्होंने देखा कि वहां मौजूद पुलिस वाले दंगाइयों को रोकने के बजाय अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नाइट ड्यूटी में थे तो सब जो गर्ल्स लोग हैं वो आंदोलन के लिए निकल गए। निकलने के बाद सडन ऐसा हुआ, कुछ बाहर का आदमी आके तोड़ फोड़ करके, मतलब वो आके पूरा वार्ड में आके हमला करके वार्ड का पूरा इक्विपमेंट तोड़ दिया। उसके बाद वार्ड में जाके SNCU में जाके बोल के आज बेबी लोग का वार्ड है, छोड़ के जाती हूँ, कल आके रेप करके जाऊंगी।
बलात्कार का थ्रेट किया। हाँ, बलात्कार का थ्रेट किया, डायरेक्ट थ्रेट किया। काल फिर से आऊंगा, मतलब काल फिर से आके रेप करके जाऊंगा। आज तो किसका थी, प्रशासन का? जब वो लोग आ रहे थे, पुलिस भी भाग रहा है, स्टाफ नर्स भाग रहा है, डॉक्टर भाग रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। पता नहीं उन लोगों का क्या पावर है जो पुलिस भी उसको मतलब डर रहा है, पुलिस भी उसके पास से डर रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, पुलिस भी सेफ जोन मांग रहा है। हम लोग ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो ऐसे ही मॉब आएगा, अंदर में इतना सारे कुछ तोड़ फोड़ के चला जाएगा। पर उसी टाइम जो रैली निकलने वाला था, तो डॉक्टर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे क्या हम लोगों को जाने के लिए साइड दीजिए, हम लोगों को जाने के लिए साइड दीजिए। पर वो वहाँ पे हम लोगों को जब पुलिस ने थोड़ा सा जाने के लिए जाएगा छोड़ा, तो अचानक वो बैरिकेड तोड़ फोड़ के बहुत सारा मॉब अंदर घुस गए। पहले इमरजेंसी वार्ड पूरा सोच नहीं सकते इतना बुरा तरह से वो सब तोड़ के गया है। और उसी टाइम इमरजेंसी में जो स्टाफ था वो लोग डर के मारे, वो लोग अंदर से निकल के, वो जो बाहर का, हम लोगों को ये ड्रेस पहन के हम लोग बाहर नहीं जा सकते, फिर भी कल वो लोग ने बाहर में गया, सबका सामने पूरा वो सिवरिंग हो रहा था। हम लोग भी मुझे क्या थ्रेट दिया गया आप लोगों को? हम लोगों को थ्रेट दे के गया है, आज देख के जा रहे, कल रेप करके छोड़ देंगे। बोले कि आज हम लोग देख के गए हैं, कल हम लोग फिर से आएंगे और क्या होगा मतलब माँ बहन कुछ नहीं मानेंगे, माँ बहने कुछ नहीं मानेंगे। आज बेबी का वार्ड है, आज तोड़ के जा रहे हैं, कल आके माँ बहने कुछ नहीं मानेंगे, कल नहीं छोड़ेंगे। वो लोग श्योर कर रहे कि मतलब वो लोग फिर से आएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा उनका सोच के भी बाहर है। कल रात जब हंगामा खत्म हो गया, हमला करने वाले भाग गए, तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने रात में ही पूरे हॉस्पिटल कैंपस का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश दिया। आनंद फानंद में पुलिस के दस्ते पहुंच गए। ममता बनर्जी के भतीजे पार्लियामेंट के मेंबर अभिषेक बनर्जी ने भी पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से बात की। कहा इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने वाले कदम उठाए जाएं, फौरन एक्शन लिया जाए, डॉक्टर्स की सुरक्षा इंश्योर की जाए। लेकिन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से जब इस हमले को लेकर सवाल पूछे गए, जब उनसे पूछा गया कि जब हमला हुआ तो पुलिस कहाँ थी, पुलिस को इस तरह की साजिश की खबर क्यों नहीं लगी, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं थे, क्या ये कोलकाता पुलिस की नाकामी नहीं है, तो कमिश्नर साहब सवाल पूछने वाले रिपोर्टर्स पर ही भड़क गए। पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, प्रदर्शनकारी छात्रों को बचाने की कोशिश में कोलकाता पुलिस के डीसीपी घायल हुए हैं, वो बेहोश हैं और ये कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, ये ठीक नहीं है। कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा, जिस तरह से मीडिया में कोलकाता पुलिस को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है, सबूतों को नष्ट करने और किसी बड़े आदमी को बचाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये सब झूठ है। लेकिन इससे कोलकाता पुलिस की इतनी बदनामी हुई है कि अब लोग पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे। My DCP who was protecting these boys, he is unconscious. You must know this. And what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this, comes from a very small place. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong. And we are, because of this malicious media campaign, Calcutta Police has lost the trust of the people. Because of this. This is the most unfortunate thing. The motivated media campaign
which was being run. That was extremely sad and sad for the city because it has put Calcutta police in a very, very poor light, which is always with the people of Calcutta. पुलिस कमिश्नर मीडिया पर नाराज हो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि कोलकाता पुलिस की लापरवाही पर सवाल हाईकोर्ट ने खड़े किए। कोलकाता पुलिस की क्षमता और नीयत पर शक होने की वजह से केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को दिया गया था। मीडिया ने तो सिर्फ इसे रिपोर्ट किया। कल रात की घटना के बारे में कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को बचाने में पुलिस फोर्स ने जान लगा दी, लेकिन जिन डॉक्टर्स ने कल रात भीड़ के तांडव को देखा, उन्होंने कहा पुलिस तो कहीं थी ही नहीं। डॉक्टर्स ने इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाई थी। रात में हमले के विरोध में आज सुबह डॉक्टर्स ने फिर प्रोटेस्ट किया। कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इसके बाद दोपहर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल श्रुहिता पॉल प्रोटेस्टर्स के पास पहुंची तो डॉक्टर्स ने उन्हें घेर लिया। उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए इन डॉक्टर्स ने कहा, जब इतनी बड़ी तादाद में गुंडे जमा हो गए, हॉस्पिटल में घुस गए, इतनी तोड़फोड़ की, नर्सेस को बलात्कार की धमकी दी, तब प्रिंसिपल कहां थी? तब उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? Yesterday at midnight, suddenly a mob from outside, they attacked the hospital. They crashed the gate, and there was police, but police did not take adequate role, and the mob breaking the barricade, they entered into the emergency and they brutally attacked the emergency. Everything has been disrupted. They has broken everything, gate and many medical equipments, computers and many things. Everything has been destroyed practically. Now if you enter into the emergency, then you will see that a broken, destroyed one space is there, and they also destroyed the Dharna Manch where the students and doctors, they were protesting that outsider hooligans, they also threatened the nurses that you may have been raped. जब मामला इतना बढ़ गया तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के हालात देखे, हॉस्पिटल के स्टाफ से, प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से मुलाकात की। इसके बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, पूरे बंगाल में डर का माहौल है, कानून के रखवाले ही भक्षक बन गए हैं, ये सब बंद होना चाहिए। सीवी आनंद बोस ने कहा, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को न्याय जरूर मिलेगा, वो इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव डालेंगे। What I saw, what I heard, what I was told, what is reported about the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame. A section of the police is politicized. A section of the police is criminalized, and this is affecting the well-being of the educational institutions. There is the fear psychosis rampant in society. There is intimidation, there is violence, unchecked violence. This has to go. I will ask for the government's views in the matter. We'll press the government to take appropriate necessary action. आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स भी आंदोलन कर रहे डॉक्टर के सपोर्ट में उतरे। उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर पोस्टर्स और बैनर्स के साथ मार्च निकाला, पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की और धरना दे रहे डॉक्टर से कहा कि वो पूरी मजबूती से उनके साथ हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इन स्टूडेंट्स ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद शांतनु सेन भी शामिल थे।
शांतनु सेन IMA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हालांकि जब वो धरना दे रहे डॉक्टर्स के बीच पहुंचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, गो बैक के नारे लगे। शांतनु सेन वहां से वापस भी चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स के साथ हैं। शांतनु सेन ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ पिछले 3 साल से गंभीर आरोप लग रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। शांतनु सेन ने कहा, बंगाल के हेल्थ सेक्टर में ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, सबको इसकी जानकारी है, लेकिन बीच के कुछ पावरफुल लोग ममता बनर्जी तक सही जानकारी पहुंचने ही नहीं देते। हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। कहना ये है कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उसको लेके पिछले 3 साल से एक से बड़ा एक सीरीज ऑफ कंप्लेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स आया है, जबकि पूरा देश में इतना मेडिकल कॉलेज है, बंगाल में इतना मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज को इतना डेवलपमेंट किया है ममता बनर्जी का सरकार, लेकिन सिर्फ एक ही ये प्रिंसिपल है जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी है और जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी होने के लिए आज इस सिचुएशन में हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो हमको लग रहा है इसके बारे में सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार हेल्थ में बहुत कुछ किया है। इतना कुछ करने के बाद अगर कोई एक के लिए इतना चूना लग जाता है, इसके बारे में हमको लगता है सरकार को सोचना चाहिए। जैसे शांतनु सेन ने सच बोला, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बात की, पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी राय रखी, डॉक्टर संदीप घोष पर उंगली उठाई, उसके कुछ ही मिनट बाद खबर आ गई कि शांतनु सेन को तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। हालांकि शांतनु सेन ने कहा कि वो प्रवक्ता रहें या न रहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शांतनु सेन ने कहा कि उन्हें जो बात सही लगी वही उन्होंने कही और आगे भी कहते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने हॉस्पिटल पर हुए हमले को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कल रात टीएमसी के गुंडों ने ही हॉस्पिटल पर हमला किया था। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा उनको पता है कि हमलावर कौन थे, कहां से आए थे और वक्त आने पर वो इसका पर्दाफाश करेंगे। पूरा प्री प्लान था, क्योंकि आज जो करीब 3000-4000 जो मिसक्रियंस, दुष्कृति जो रात को करीब 12:30-1 बजे आरजीकर अस्पताल में घुसकर डॉक्टर लोगों का जो मंच था, आंदोलन का जो प्रतिवादी मंच था, उसका पूरा तोड़ फोड़ करना और फिर ऊपर जाके 4 तला में जहां पर क्राइम सीन है वहां भी तोड़फोड़ करने का चेष्टा करना, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाने का कोशिश करना, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चले गए थे, घुस गए थे। ये लोग तो और जो हो, ये लोग तो आंदोलनकारी तो नहीं हो सकता है। ये पास में ही बस्ती है, कौन सा बस्ती से आया है ये हम लोग को अच्छी तरह मालूम है। और कोलकाता पुलिस को आधा घंटा लगा कंट्रोल करने में, आधा घंटा चुपचाप बैठा हुआ। माने 2000-3000 दुष्कृति घुस गया, डॉक्टर लोग को मार रहे, पेशेंट पार्टी को मार रहे, 4 तला क्राइम सीन में चला जा रहे, इमरजेंसी वार्ड को पूरा खत्म कर दिया है। कोलकाता पुलिस क्या कर रहे थे? ये दुष्कृति है और ये तृणमूल के दुष्कृति है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता? क्या बीजेपी शासित यूपी या एमपी में रेप के केस नहीं होते? कुणाल घोष ने कहा बंगाल में ऐसी घटना होती है तो ममता बनर्जी विक्टिम के परिवार से मिलती हैं, न्याय का भरोसा दिलाती हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार वाले राज्यों के चीफ मिनिस्टर तो इतना भी नहीं करते। कुणाल घोष ने कहा कि जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो बीजेपी सीबीआई से इंसाफ मांगे, बंगाल में बंद क्यों बुला रही है? एक भी स्टेट बताइए ये जो इंसिडेंट है रेप एंड मर्डर, ये बहुत 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 बुरा, बहुत
ये नहीं होना चाहिए, कोई सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट केस ये है सोसाइटी में इस तरह। अब देखिए, एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे रेप नहीं हुआ। फर्क ये है भाजपा का स्टेट में और पहले लेफ्ट का स्टेट में, कोई चीफ मिनिस्टर इतना एक्शन नहीं, विक्टिम का घर में चला नहीं गया। ममता दीदी ये करता है। आपका जो सेंटिमेंट है, वी वांट जस्टिस, ये हमारा भी सेंटिमेंट है। आपको, आप लोगों को हम लोग पूरा इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम सबका सेंटिमेंट है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। ममता ने कहा कि कल रात आरजीकर हॉस्पिटल में जो हमला हुआ वो वाम और राम का काम है, जो उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस सच से पर्दा उठ जाएगा। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই। আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। কোর্ট যখন সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছে, তারা যে সহযোগিতা চাইবে আমরা করব, এবং আমরা সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়েছি। যেগুলো কিছু কিছু লিক করা হচ্ছে, সেটা আমাদের পুলিশ যখন এনকোয়ারি করছিল কিছু লিক হয়নি। কখনো কখনো একাত্রা ঘটনা ঘটে যায়, এটা একটা সামাজিক ব্যাধি, এবং এরা সমাজের শত্রু, এরা কেউ বন্ধু নয়। সেই জিনিসটাকে আমরা কখনো সমর্থন করি না, করতে পারি না। কালকে উত্তরপ্রদেশেও সেম জিনিস ঘটেছে। এর আগে আপনারা দেখেছেন হাতরাসও ঘটেছে, বিলকিস বানুর ওখানেও হয়েছে, সাক্ষীর ওপর হয়েছে, যে রেসলার। এরকম অনেক কেস, উন্নাও থেকে শুরু করে সব জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কেসগুলো আমি মনে করি যারা করেন, ইটস এ বিগ অ্যান্ড বিগ, কি বলবো আমি জানি না, এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্রিমিনাল, ইটস এ ক্রাইম। এর কোনো শাস্তিতে লাভ नहीं, একটাই শাস্তি, फांसी दिए दाओ। इस मामले का लेटेस्ट अपडेट यह है कि कुछ देर पहले कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल पर हमला करने वालों की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। कल रात की फुटेज से इन दंगाइयों की फोटोज निकाली गई हैं और लोगों से इन दंगाइयों के बारे में जानकारी देने की अपील की गई है। लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने कहा है कि दंगाइयों की भीड़ में सैकड़ों लोग थे। ज्यादातर गुंडों के चेहरे मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हैं। पूरे देश ने ये सारे वीडियोस देखे हैं। इसके बाद भी कोलकाता पुलिस को सिर्फ गिने चुने दंगाइयों के चेहरे दिखे। इससे कोलकाता पुलिस की गंभीरता को समझ लेना चाहिए। जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिनकी इकलौती होनहार बेटी को हैवानों ने मार डाला, और अब उनकी बेटी की मौत सियासत का मुद्दा बन गई है। जो डॉक्टर्स बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें डराने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए हमले हो रहे हैं। मैं हैरान हूं, जिस केस पर पूरे देश की निगाहें हैं, वहां हॉस्पिटल में भीड़ घुसाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। ये शॉकिंग है कि जिस केस की जांच में सबूत जुटाने में, दरिंदों को सजा दिलाने में सबको जान लगा देनी चाहिए थी, वहां इस तरह की हरकत हुई। ये घटना कई नए सवाल खड़े करती है। पहले तो बेकसूर लड़की के साथ वहशियाना हरकत हुई, फिर मौका वारदात को तहस-नहस करने की कोशिश की गई। इससे कोलकाता की पुलिस का मुंह काला हुआ है। क्या ये किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश है? ये रहस्य बना हुआ है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। विभत्स रेप हुआ, निर्दयता से मर्डर हुआ, इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, सब जानते हैं। पर बहुत से सवालों के जवाब मिलना बाकी है। मैं कुछ डिटेल सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुई, पर बेटी के पेरेंट्स को काफी देर बाद इन्फॉर्म किया गया। परिवार से यह क्यों कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है? जब बदहवास परेशान पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो कई घंटे तक उन्हें बेटी की बॉडी नहीं देखने दी गई।
क्या शुरू से ही कवर अप करने की कोशिश की गई थी? ये भी सब जानते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करने के बजाय उसे ट्रांसफर का सेफ पैसेज दे दिया गया। कोर्ट ने भी माना अगर जांच कोलकाता पुलिस के पास रहती तो सबूत मिटाए जाने का डर था। इतना सब कुछ होने के बाद जब केस सीबीआई के पास आया तो भीड़ को हॉस्पिटल में घुसने दिया गया। क्राइम सीन को तहस-नहस करने की कोशिश की गई। सवाल यह कि भीड़ को मौका किसने दिया? पुलिस उस जगह से भाग क्यों गई? मैं फिर पूछता हूं, क्या यह किसी बड़े आदमी को बचाने की साजिश है? इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वीडियो फेक है, कहां एआई का इस्तेमाल करके उल्टा पुल्टा वीडियो बना। ऐसी बातें मामले को और कॉम्प्लिकेट करती हैं। कल रात हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई, वो कोई वीडियो गेम नहीं है, असलियत है, कैमरे पर रिकॉर्ड है। और इसका सच जब सामने आएगा तो बहुत सारे राज खुलेंगे, इसलिए यह सच जल्दी सामने आना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उससे पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है और इस नाराजगी को वो भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकारों को ऐसे गंभीर अपराध के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की बात सही है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इस तरह के दरिंदों के दिल में कानून का एक खौफ होना ही चाहिए। आज भारत के 78वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले से 98 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो देश के भविष्य और लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं। मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों, देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसे कई मुद्दों के साथ साथ उन इश्यूज का भी जिक्र किया जो सरकार का एजेंडा है। मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक देश में जो सिविल कोड है वो कम्युनल सिविल कोड है, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है। इसलिए देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। संविधान भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया है। इसलिए अब भेदभाव वाले कानून से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है,
उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद देश की राह में रोड़े हैं। इन मुद्दों पर उनकी जंग अब और तेज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुछ लोग करप्शन का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार पूरी ताकत से लड़ रही है और कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि परिवारवाद से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है और ऐसा तभी हो सकता है जब नई पीढ़ी के लोग राजनीति में आए, वो नौजवान आगे आए जिनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो ऐसे 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। मोदी ने कहा वो आशावादी हैं और देश के उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे जो निराशा पालते हैं, देश को निराशावादी गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की बात की। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए उससे भारत भी चिंतित है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बांग्लादेश में हालात सामान्य होंगे, सुधरेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे
खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। बांग्लादेश का मामला विदेश नीति से जुड़ा है, सेंसिटिव है, इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत संभल कर बात की, 90 तुले शब्दों में उसका जिक्र किया। लेकिन अपने भाषण के आखिरी 10 मिनट में अपने विरोधियों को अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। जवाब में चतुराई भी थी और चेतावनी भी। जैसे राजनीति में हर पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और स्थानीय नेताओं को लगता है कि उनका नंबर नहीं आएगा, पार्टी में पोजीशन और टिकट तो नेताजी के बेटे को मिलेगा या बेटी को मिलेगा। आज मोदी ने ऐसे यंग लीडर्स को आशा की किरण दिखाई। का राजनीति में वो 1 लाख ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार से कोई राजनीति में ना हो। दूसरा, मोदी ने जब करप्शन के महिमा मंडन की बात की तो इशारा केजरीवाल की तरफ था, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब प्रगति का दुश्मन कहा तो इशारा राहुल की तरफ था। इसलिए मोदी ने नेगेटिव राजनीति का जिक्र किया। सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि मोदी ने सेक्युलरिज्म का जिक्र किया। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू सिविल कोड कहकर काफी बदनाम किया गया है। यह असल में तो सर्वधर्म समभाव का कानून है, इसीलिए मोदी ने इसे सेक्युलर सिविल कोड कहा। अब इसका विरोध करने वालों को थोड़ी मुश्किल होगी। मोटे तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मैसेज दिया कि तीसरे टर्म में भले ही उनकी सीटें कम हो गई हों, लेकिन न वो बदले हैं, न उनके इरादे बदले हैं, न उनके तेवर बदले हैं, न अंदाज बदला है। अगर कुछ बदला है तो मोदी के शासन में देश के लोगों का मिजाज बदला है। अपेक्षाएं बढ़ी हैं, अरमान जागे हैं, जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आज देश भर से स्वाधीनता दिवस के सेलिब्रेशन की शानदार तस्वीरें आई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, हर जगह तिरंगा शान से फहराता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कश्मीर में जो जश्न आज़ादी हुआ, उसका उत्साह देखने वाला था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस समारोह में बड़ी संख्या में कश्मीर के स्कूली बच्चे शामिल हुए। ये तो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इसके अलावा आज कश्मीर के हर हिस्से में लोग बिना किसी डर के पूरे जोश से तिरंगा लेकर निकले। कश्मीर हो या हो गुवाहाटी। श्रीनगर के तमाम कॉलेज के स्टूडेंट ने एक तिरंगा रैली निकाली। हजारों नौजवान 300 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मेरी जान हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए पूरे श्रीनगर में घूमे। कश्मीर के नौजवानों ने कहा, अब कश्मीर की वादियों में रौनक लौट आई है, खौफ के बादल छंट चुके हैं। छात्रों ने कहा कि तिरंगा रैली देश के दुश्मनों को संदेश है कि कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि यहाँ से हम गुजर रहे हैं इस वक्त लाल चौक में। ये शांति का भी है और ये बड़ा अच्छा दिन है जो 15 अगस्त है। इससे लोगों को भी समझना चाहिए कि हम ठीक ठाक कर रहे हैं। यूथ को जो भी अच्छा लग रहा है ये तरक्की कर रही है हिंदुस्तान हमारी। कश्मीर हर एक चीज़ में आगे जा रही है, जैसे कि पढ़ाई में जा रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि आज हर कश्मीरी के मुंह से आवाज़, एक प्यार भरी आवाज़ निकल रही है।
बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने इसी मिट्टी पे जन्म लिया है। मुझे लगता है कि कश्मीर धीरे धीरे के बदलाव की तरफ अग्रसर है और ये सब देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और धीरे जैसा कि देख रहे हैं कि अभी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो सबसे गुजारिश है मिलजुल के रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बाहर से भी आ रहे हैं उनसे भी कहना है कि ये सेफ है। माहौल बदल गया है, माहौल तो बदल गया है, ये कह सकते हैं हम। जो लोग कहते थे आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज श्रीनगर में लहराते तिरंगों के अंबार को देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी। कश्मीर वैली में शांति कायम करने के लिए हमारे बहादुर जवानों ने बलिदान दिए हैं। कश्मीर के लोगों को सुरक्षा का माहौल मिले, इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। आज उन शहीदों को याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का अवसर है।